गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक रहेगा पार्टनर्स के टाइप्स पे और माइनर के बारे में हम कुछ बात डिस्कस करेंगे और इसके अलावा भी एक टॉपिक हम और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टनर्स के टाइप्स की। पार्टनर्स के टाइप्स जो हैं वो कई तरह के हैं। हालांकि पार्टनर्स को जो राइट्स और ड्यूटीज़ दी जाती हैं वो इक्वल ही होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर पर्सन का अपना स्किल रहेगा, अपनी इंटेलिजेंस रहेगी। तो जिस तरीके का उनका स्किल या उनका एक इंटरेस्ट होता है काम में, उसके हिसाब से उन्हें जो है पार्टनरशिप में बिज़नेस को चलाने से रिलेटेड अलग अलग तरह के काम सौंपे जाते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके के काम वो करते हैं, जिस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी नेचर के हिसाब से या उनके स्किल के हिसाब से, तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें लगेगा या हमें दिखेगा कि पार्टनर्स की टाइप्स जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले एक्टिव या जनरल पार्टनर की, नाम से पता लग रहा है एक्टिव है। एक्टिव का मतलब वो पर्सन जो एक्टिवली काम कर रहा है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है बिज़नेस में। अब पार्टनर कई तरह के हो सकते हैं। हो सकता है किसी पार्टनर का इंटरेस्ट हो बिज़नेस को चलाने में या बिज़नेस में पार्टिसिपेट करने में, लेकिन हो सकता है कोई पार्टनर ऐसा हो जो सिर्फ पैसा दे सकता है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है बिज़नेस में इन्वॉल्वमेंट का, या उसको स्किल नहीं है उतना। तो उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर पार्टनर्स को देखें तो हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक एक्टिव है और एक इनएक्टिव है। एक्टिव पार्टनर वो है जो बिज़नेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, जो बिज़नेस की सारे कार्यकलापों, सारी कार्यविधियों में या सारे तरह की एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करता है। और सबसे जो स्पेशल बात ये है कि बाहर के लोग यानी थर्ड पार्टीज़ उस पार्टनर को पार्टनर के तौर पर इसलिए देखते हैं क्योंकि वो सबकी नज़रों में रहता है और वो सबके साथ डील करता है। सो इसलिए वो एक तरह से उनके लिए फिजिबल है, राइट। और उसमें कोई डाउट नहीं रहता है कि वो उसका क्या कनेक्शन है। डेफिनेटली वो पार्टनर के तौर पर काम कर रहा है और दिख रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हम उसे एक्टिव पार्टनर कह सकते हैं। इनएक्टिव पार्टनर, जिसे हम स्लीपिंग पार्टनर या डोमेंट पार्टनर भी कहेंगे, ऐसा पार्टनर जो इनएक्टिव है, जो बिज़नेस में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। हाँ, उसने पैसा लगाया है, उसको शेयरिंग भी मिलेगी, उसके प्रॉफिट्स का हिस्सा भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो बिज़नेस नहीं चला रहा है तो उसको प्रॉफिट्स में हिस्सा नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने पैसा लगाया है, उसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको डेफिनेटली उसका शेयर मिलेगा, लेकिन वो बिज़नेस में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए उसको इनएक्टिव पार्टनर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, हालांकि थर्ड पार्टी के प्रति जिस तरीके से एक्टिव पार्टनर जिम्मेदार है, उसी तरह से वो भी जिम्मेदार है। ठीक है, उसका जो एक तरह से स्टेटस है वो अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल की तरह हम कह सकते हैं। आप लोग प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं, और उस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल किसे कहते हैं। ऐसा प्रिंसिपल जो थर्ड पार्टी के आगे डिस्क्लोज नहीं है, राइट, जिसको थर्ड पार्टी जानती नहीं है। तो यहाँ पे भी वही सीन रहेगा कि ये पार्टनर वो है जो इनएक्टिव है, जिसको थर्ड पार्टी के साथ कभी उसने कोई डील ही नहीं की, कभी वो सामने आया नहीं। ठीक है, वो एक तरह से इनविजिबल रहा लोगों की नज़रों में, इसीलिए उसको इनएक्टिव पार्टनर कहेंगे। हालांकि थर्ड पार्टी के प्रति उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारियां, और वैसे ही वो जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल या लायबल रहेगा जिस हिसाब से एक्टिव पार्टनर रहेगा। थर्ड नंबर पे आ रहा है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल, नाम मात्र का पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो सिर्फ नाम के लिए पार्टनर है। अभी यहाँ नाम का मतलब वाकई में उसका नाम इस्तेमाल करने से है, यानी वो इतना फेमस है पर्सन सोसाइटी में कि उसके नाम से ही हमें इतना फ़ायदा हो रहा है। हमें उसकी पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी गुडविल की ज़रूरत है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग किसी फर्म को, पार्टनर्स को अपना नाम इस्तेमाल करने देते हैं। वो एक्चुअल पार्टनर होते नहीं हैं, उन्होंने कोई पैसा नहीं लगाया है, राइट, उन्हें प्रॉफिट में कोई हिस्सा भी नहीं मिलेगा, उनका कोई राइट नहीं है, उनका कोई प्रॉफिट में हिस्सा नहीं है, उन्होंने कोई पैसा नहीं लगाया है, लेकिन वो अपना नाम इस्तेमाल करने दे रहे हैं
क्योंकि उनका नाम इतना पॉपुलर है, इतना उनकी गुडविल है मार्केट में कि उनके नाम से ही हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा चल सकता है। तो ऐसे लोग जो सिर्फ अपना नाम इस्तेमाल करने की परमिशन देते हैं किसी फर्म को, तो उन पार्टनर्स को हम नॉमिनल पार्टनर्स की संज्ञा देते हैं। और ये पार्टनर बिल्कुल दूसरे सामान्य पार्टनर्स की तरह, या जो भी दूसरे पार्टनर्स होते हैं जिन्होंने वाकई में पैसा लगाया है, उनकी तरह वो थर्ड पार्टी के प्रति लायबल रहेंगे। हालांकि इन्होंने कोई पैसा नहीं लगाया, ये कोई शेयर नहीं ले रहे हैं प्रॉफिट्स में, लेकिन फिर भी वो लायबल रहेंगे थर्ड पार्टी के प्रति, कारण कि थर्ड पार्टी उनके नाम को देखकर ही उस फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है या उस फर्म को काम दे रही है कि नहीं बात। तो इसीलिए जब नाम आपका इस्तेमाल किया है तो जाहिर सी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी सी आपको लेनी होगी। अब हम छोटा सा यहाँ पे देख सकते हैं, एक पॉइंट दे रखा है कि नॉमिनल पार्टनर में और इनएक्टिव पार्टनर में क्या फ़र्क है। बिल्कुल क्लियर कट फ़र्क है। नॉमिनल पार्टनर वो है जो पैसा नहीं लगाता, इनएक्टिव पार्टनर पैसा लगाता है। नॉमिनल पार्टनर का नाम इस्तेमाल होता है, इनएक्टिव पार्टनर को कोई जानता नहीं है, जबकि एक्चुअली वो पार्टनर है। कमाल की बात तो ये है, नॉमिनल पार्टनर को प्रॉफिट्स में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन इनएक्टिव पार्टनर को मिलेगा। और नॉमिनल पार्टनर भी थर्ड पार्टी के प्रति लायबल है और इनएक्टिव पार्टनर भी थर्ड पार्टी के प्रति लायबल है। तो बोथ आर लायबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, ये हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लिमिटेड पार्टनर। ऐसे पार्टनर जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। हमें ये पता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन कुछ पार्टनरशिप ऐसी भी होती हैं जिनमें ऐसे पार्टनर भी पाए जा सकते हैं जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, यानी कि दे आर नॉट पर्सनली लायबल। फर्म के लॉस के लिए या फर्म की लायबिलिटीज़ के लिए उन लोगों का सिर्फ फर्म के अंदर जो प्रॉपर्टी में और जो फर्म के अंदर जो हिस्सा है, जो शेयर है प्रॉफिट में, सिर्फ उसी का इस्तेमाल फर्म के लॉस को कवर करने के लिए किया जा सकता है। पर्सनली उनको कुछ नहीं कहा जा सकता, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को आप हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है पार्टनर। और हाँ, लिमिटेड पार्टनर के बारे में और है कि उनका कोई राइट नहीं बनता। ऐसे पार्टनर जो होते हैं वो फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, हालांकि पैसा लगाते हैं, शेयर भी लेते हैं प्रॉफिट में, लेकिन फर्म के अंदर जो कार्यकलाप होता है, जो बिज़नेस चलाया जाता है, उसमें उन लोगों को राइट नहीं होता पार्टिसिपेट करने का। ये ध्यान में रखिएगा। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, ऐसे पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए हमने बुलाया है, अगर लॉस होगा तो वो उसमें बियर नहीं करेंगे। ऐसे पार्टनर भी हो सकते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट्स कमाने के लिए आए हैं, और अगर लॉस होता है तो वो लॉस नहीं बियर करेंगे, लॉस बाकी के पार्टनर ही बियर करेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल माइनर का है। माइनर वो पर्सन होता है जो 18 साल की, जिसने एज कवर नहीं की है, अभी तक 18 साल का नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि माइनर को हम कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं कर सकते और पार्टनरशिप अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट है, तो माइनर को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो हम पार्टनर नहीं बना सकते, लेकिन माइनर को प्रॉफिट्स के लिए ज़रूर हम ले सकते हैं। अगर मान लीजिए माइनर पैसा लगाता है, बेशक लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलेगा, लेकिन वो जो है लॉस में बियर नहीं करेगा, लॉस नहीं लेगा, और दूसरा उसको कोई राइट नहीं होगा फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का। हालांकि वो लायबल ज़रूर होगा थर्ड पार्टी के प्रति, डेफिनेटली थर्ड पार्टी के प्रति लायबल होगा, लेकिन उसको बिजनेस कंडक्ट करने का कोई अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट इज पार्टनर बाय स्टॉपेल और होल्डिंग आउट। ऐसा पार्टनर जो दिखावा कर रहा है कि मैं पार्टनर हूँ, और या फिर वो दिखावा कर रहा है या शो ऑफ कर रहा है, या फिर बाकी के जो पार्टनर हैं वो शो कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर बंदा जो है हमारा पार्टनर है, जबकि एक्चुअली वो पार्टनर नहीं है। मान लीजिए 2 पार्टनर बैठे हैं, एक तीसरा पर्सन उनके साथ और बैठा है और एक क्लाइंट बैठा है। अब वो 2 पार्टनर उस क्लाइंट के सामने ये शो कर रहे हैं कि वो जो तीसरा पर्सन है वो उनका पार्टनर है। क्लाइंट उस तीसरे आदमी को अच्छे से जानता है, उसकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। ठीक है, अब जब दोनों पार्टनर ने क्लाइंट के आगे इस तरह की बात बोली, तो 2 ऑप्शन थे ना थर्ड पर्सन के पास। या तो ये कह सकता था कि नहीं, मैं इनका पार्टनर नहीं हूँ, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसका मतलब उसने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया कि येस, आई एम देयर पार्टनर, राइट। इन दैट केस अगर क्लाइंट ये मानकर कि ये पर्सन इन दोनों का पार्टनर है और फर्म के साथ कोई डील करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसी बेसिस पे
तो ये पार्टनर जो एक्चुअली पार्टनर है नहीं, मतलब थर्ड पर्सन की मैं जो बात कर रही हूँ, वो थर्ड पर्सन पार्टनर माना जाएगा और उस पार्टनर को पार्टनर बाय एस्टॉपेल बोलेंगे। यानी कि जैसे कहते हैं ना डेमो करना, डिमॉन्स्ट्रेशन से, तो एक तरह से एक प्रदर्शन किया हमने कि यस ये हमारा पार्टनर है, जबकि एक्चुअली वो पार्टनर नहीं था। और उस बात पर जो है बेस होकर क्लाइंट जो है उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है, तो इस तरीके से ये वाला पार्टनर जो है एस्टॉपेल, पार्टनर बाय एस्टॉपेल कहा जाएगा। और इसकी जिम्मेदारी थर्ड पार्टी के प्रति वही होगी जो दूसरे पार्टनर की है, यानी कि वो उतना ही जिम्मेवार होगा जितना बाकी के पार्टनर है। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, हालांकि मैंने एक छोटी सी बात आपको बता ही दी है। और नेक्स्ट है, हाँ, इसी के ऊपर थोड़ा सा इसने अभी डिटेल किया है कि ये जो एस्टॉपल वाली बात है ये लागू तभी होगी अगर ऐसा शो किया गया है ना। देयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन। कौन कर रहा है? या तो वो दोनों पार्टनर कर रहे हैं, या वो खुद पर्सन दिखा रहा है कि मैं इनका पार्टनर हूँ, और वो दोनों पार्टनर कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब उन दोनों पार्टनर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये सुनने में कि हाँ जी ये इसका पार्टनर है। ठीक है ना। तो अगर वो पार्टनर जो एस्टॉपेल से बन रहा है या वो एक्चुअल पार्टनर, अगर वो तीनों इस तरीके से दिखावा कर रहे हैं किसी बाहर के लोगों के आगे या क्लाइंट के आगे कि हम पार्टनर ही हैं, तो इसका मतलब इसे हम रिप्रेजेंटेशन नहीं बोलेंगे ना, कि उन्होंने इस तरीके से प्रदर्शित किया। ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि जो थर्ड पार्टी है, मैंने अभी अभी बोला ना, थर्ड पार्टी ने जो भी कार्य किया है या डील की है वो इसी बात पे बेस होकर किया है। ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ या जो दिखावा हुआ, जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, उस पर विश्वास करके उसने जो है फर्म के साथ कोई डील की है। सो ये दोनों बातें अगर हैं, एक तो रिप्रेजेंटेशन हुआ है, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, और दूसरा उसी पे बेस होकर थर्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। इन दैट केस अगर ये दोनों बातें कंप्लीट हो जाती हैं तभी हम उस पार्टनर को पार्टनर बाय एस्टॉपेल बोलेंगे। तो ऐसा पार्टनर जो एस्टॉपेल से होता है वो थर्ड पार्टी के प्रति जिम्मेदार होता है। हालांकि अगर ये पर्सन बाद में एक पब्लिक अनाउंसमेंट कर दे कि भाई अब मैं इनका पार्टनर नहीं, मैं तो पार्टनर था ही नहीं और मैं हूँ भी नहीं, तो भाई जिस दिन उसने अनाउंसमेंट की उस दिन के बाद की किसी भी लायबिलिटी के लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन क्योंकि उससे पहले वो ऐसा दिखावा कर चुका है तो पहले के लिए वो जिम्मेदारी लेगा। बट अब जब से उसने अनाउंसमेंट की है उसके बाद से जिम्मेदारी उसकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये दो केस हैं, हम इन दोनों केसेस को डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल देके आप अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट बाय अ पार्टनर। अब क्योंकि पार्टनरशिप में हम बात कर रहे थे ट्रस्ट की, तो कोई भी कार्य पार्टनरशिप में बिना ट्रस्ट के नहीं चल सकता। तो पार्टनर का जो एक इंटरेस्ट होता है पार्टनरशिप में, आप अपना इंटरेस्ट, आप अपना जो भी आपका हिस्सा है, आपका जो भी इंटरेस्ट है, यू कैन ट्रांसफ़र योर इंटरेस्ट इन अ फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। बिना दूसरे पार्टनर्स को बताए और उनकी सहमति लिए हम अपना हिस्सा, जो हमारा फर्म में हिस्सा है, जो शेयर है, जो इंटरेस्ट है, हम किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं। वो इसलिए करने हैं कि हो सकता है हमने किसी थर्ड पर्सन से कोई लायबिलिटी ले रखी है, हमने उससे कोई लोन ले रखा है, तो अब लोन को चुकाने के लिए हम ये उससे कमिटमेंट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फर्म में मैं पार्टनर हूँ और इसका जो भी प्रॉफिट का आएगा हिस्सा मेरा, वो मैं आपको आपके नाम करता हूँ या आपके आप उसके हकदार रहेंगे। तो एक तरह से उसने अपने इंटरेस्ट को, जो फर्म में उसका इंटरेस्ट था, उसको प्लेज किया है। प्लेज का मतलब समझते हैं ना, गिरवी रखना, यानी कि जब तक आपका लोन पूरा नहीं हो जाता तब तक फर्म का हिस्सा जो उस पार्टनर को मिलना चाहिए था वो उस क्रेडिटर को मिलेगा। तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली कंसेंट दो बाकी पार्टनर्स की होनी ही चाहिए। ठीक है। अब एक पर्सन जो अपने इंटरेस्ट को, अपने शेयर को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देता है, तो पहला पर्सन ट्रांसफ़रर कहलाएगा और दूसरा पर्सन ट्रांसफ़री कहलाएगा। ठीक है। तो ट्रांसफ़री के पास कुछ अधिकार होते हैं और कुछ अधिकार नहीं होते हैं। ठीक है। कौन कौन से अधिकार उसके पास नहीं हैं? दूसरे पार्टनर की तरह वो बिज़नेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता बिज़नेस में।
दूसरे पार्टनर्स की तरह ही वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक नहीं कर सकता, वो दूसरे पार्टनर के अकाउंट की जांच पड़ताल नहीं कर सकता, उनसे पूछ नहीं सकता किसी भी तरह की बात, ठीक है। दूसरे पार्टनर को किसी भी तरह की पेमेंट के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मान लीजिए फर्म ने कोई लोन ले रखा है, 3 लोग हैं पार्टनर, जिसमें से एक पार्टनर ने अपना हिस्सा किसी दूसरे को प्लेज कर दिया है, किसी चौथे पर्सन को प्लेज कर दिया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो ट्रांसफरी था उसने सारा लोन अपनी जेब से चुका दिया फर्म का, राइट, क्योंकि पार्टनर का हिस्सा अब उसके पास है तो डेफिनेटली लोन में हिस्सा भी तो उसको ही देना पड़ेगा ना। तो उसने फर्म का सारा लोन चुका दिया और बाकी के 2 पार्टनर को वो कंपेल कर रहा है कि अब आप अपना अपना शेयर जो लोन का देना था अब आप मुझे दे दो, क्योंकि मैंने आपके नाम का भी चुका दिया। ऐसा वो नहीं कर सकता। ये जो आपका 4th पॉइंट है, ये इसमें बात क्लियर होती है कि वो दूसरे पार्टनर को ऐसा नहीं कह सकता कि वो अपने हिस्से का लोन दे, हालांकि उसने लोन रीपे कर दिया है, लेकिन उसमें उसने अदर पार्टनर्स को बताया नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बाकी पार्टनर्स अभी पूरा लोन पे नहीं करना चाह रहे या अभी थोड़ा सा डिले करना चाह रहे हैं, बट आप उनकी कंसेंट के बगैर ही अगर सारा लोन पे करोगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ये उन्होंने थोड़ी ना कहा है आपको कि आप सारा लोन भी जेब से पे करो, ठीक है। तो इस तरीके का कार्य आप नहीं कर सकते। हाँ, ट्रांसफरी को कुछ राइट्स हैं, जैसे ट्रांसफरी जो है डेफिनेटली अपना हिस्से की मांग कर सकता है। जो शेयर उसके लिए प्लेज हुआ है उसकी मांग तो वो करेगा ही ना, जो हिस्सा उसको मिलना चाहिए। और अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो गई है, ख़त्म हो गई है, अब ख़त्म होने तक अभी उसका लोन उतरा नहीं था, इसलिए अब तक उसके पास ही शेयर था, उसके पास ही प्रॉफिट्स थे, मतलब प्रॉफिट का हिस्सा आना था उसको। लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप ख़त्म हो गई तो ख़त्म होने के बाद अब जो भी प्रॉपर्टीज़ का डिवीज़न होगा या जो भी हिस्सा बटेगा तो वो उसकी डिमांड कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसका लोन पूरी तरह चुकाया नहीं गया है, इसलिए, ठीक है। तो ये था ट्रांसफ़र बाय अ पार्टनर, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट बाय अ पार्टनर। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है माइनर एज ए पार्टनर। माइनर मतलब जो माइनर है, यानी जिसने 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट कोई भी पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता वो पार्टनर नहीं बन सकता। माइनर के बारे में यही कहा जाता है कि माइनर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम्पिटेंट नहीं माना जाएगा बिकॉज उसने 18 साल कंप्लीट नहीं किए हैं, ठीक है, क्योंकि वो मेजर नहीं है। हालांकि वो साउंड माइंड का हो सकता है, वो कम्पिटेंट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो स्किल्ड हो, कम्पिटेंट हो, लेकिन according to rule, because he is not a major, he has not attained the age of 18 years, in that case he will be known as minor and he will not be known as a partner of a partnership firm. किसी भी फर्म में वो पार्टनर बनकर नहीं आ सकता, ठीक है। तो फिर उसकी पोजीशन क्या रहेगी? हमने तो बहुत बार देखा है कि पार्टनरशिप फर्म में माइनर है, तो अब उसकी पोजीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, माइनर को पार्टनर नहीं बनाओ, इट्स ओके, लेकिन अगर मान लीजिए माइनर के नाम बहुत सारा पैसा है, आपकी फर्म को पैसों की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि माइनर के पैसों का इस्तेमाल किया जाए, पर माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, तो माइनर को प्रॉफिट्स के लिए आप अपनी पार्टनरशिप में इंटरेस्ट दे सकते हो। यानी किसी भी माइनर को प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी के लिए तो हम ले सकते हैं कि ठीक है, हम बिज़नेस करेंगे, आप भी पैसा लगाओ और अगर जो भी प्रॉफिट आएगा उसका हम इसी हिसाब से प्रोपोर्शन आपस में बांट लेंगे। लेकिन अगर कोई लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, हम आपसे लॉस का कोई हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है। तो अभी क्या दिक्कत है? माइनर को कोई परेशानी नहीं है। तो माइनर के बिहाफ पर जो उसका गार्डियन होता है माइनर का, वो ये सेटलमेंट कर सकता है, वो फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है और वो माइनर के बिहाफ पर सारी शर्तें सेट कर सकता है। ठीक हो गया ये बात। अब उसकी पोजीशन, जो माइनर की पोजीशन है, वो हम 2 हेडिंग में डिस्कस करेंगे, जब तक वो माइनर है और जब वो मेजर बन जाता है। देखिए, जब वो माइनर है, माइनर जब तक वो है और मेजर अभी नहीं बना है तो क्या होंगे उसके राइट्स, और जब वो मेजर बन जाएगा तब उसके राइट्स और लायबिलिटीज़ क्या होंगे, ये डिस्कस करते हैं। राइट्स ऑफ ए माइनर, जब माइनर के राइट्स की हम बात करें तो जब तक वो माइनर है तब तक उसके क्या क्या राइट्स हैं। उसका राइट यही है कि वो प्रॉफिट में हिस्सा ले सकता है, वो फर्म की प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकता है। मैं तीसरे पॉइंट पे आ चुकी हूँ। फिर वो माइनर जो है कभी भी
अपने आप को पार्टनरशिप से अलग कर सकता है, और जैसे ही अलग करेगा वो पार्टनर से अपने हिस्से की डिमांड कर सकता है, और अगर उसको प्रॉफिट का भी कोई हिस्सा पहले का ड्यू है तो उसकी भी डिमांड कर सकता है, यानी पार्टनर पे वो केस भी फाइल कर सकता है। और उसके अलावा उसको ये भी राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, ठीक है, राइट। ही हैज़ द राइट टू एग्जामिन द बुक्स और अकाउंट्स, बट वो ऐसी बुक्स या अकाउंट्स चेक नहीं कर सकता जो ट्रेड सीक्रेट्स के को लिए हुए हैं। मतलब कुछ ऐसे अकाउंट्स या कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो बिज़नेस के सीक्रेट्स अपने अंदर समेटे हुए हैं। इस तरीके के सीक्रेट्स को माइनर को हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, ये एक रूल है। तो माइनर को ये जानने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। लाइबिलिटी क्या है? जब तक वो माइनर है तब तक उसकी लाइबिलिटी ये है कि जो हिस्सा उसको बता दिया गया है वही हिस्सा उसको मिलेगा। उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, यानी कि फर्म के लॉसेस के लिए उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को हम हाथ नहीं लगा सकते। फर्म के अंदर जो इसका हिस्सा है बस उसी को फर्म के लॉस के लिए कवर किया जा सकता है। और माइनर को क्योंकि इंसॉल्वेंट नहीं दे सकते, आप किसी भी ऐसे पर्सन को इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया करार नहीं दे सकते जो कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं जानता, राइट। तो माइनर को इंसॉल्वेंट करार या डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन फर्म अगर इंसॉल्वेंट हो गई है, अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो गई है तो माइनर का फर्म के अंदर जो भी हिस्सा होगा, चाहे वो प्रॉफिट्स में हो, चाहे वो हमारा क्या नाम है प्रॉफिट्स में हो या फिर प्रॉपर्टी में हो, उस हिस्से को लिक्विडेटर को या ऑफिशियल रिसीवर को ज़रूर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब माइनर के हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि अब कहानी ख़त्म हो गई, फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, तो फर्म के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ एंड जो कुछ भी रहेगा वो सब के सब ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास या ऑफिशियल रिसीवर के पास चला जाएगा। दूसरी बात, अब दूसरी हेडिंग पे आ जाते हैं कि अगर माइनर मेजर हो जाता है, यानी कि 18 साल का हो जाता है, कंप्लीट हो जाते हैं, देन उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो मेजर बनकर पार्टनर बना रहे या वो मेजर बनकर पार्टनर बनने से इनकार कर दे। कहने का मतलब कई बार ऐसा होता है कि जब तक आप माइनर थे आपको पार्टनरशिप में मज़ा आ रहा था, आपको कोई टेंशन नहीं थी, कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, आप एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आप मेजर बने अब आपको लगा कि अरे अब तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अब तो मुझे लॉस भी बियर करने पड़ेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें कई बार एक पर्सन हैंडल नहीं कर पाता, तो वो डिसाइड करता है कि जैसे ही मैं मेजर बनूंगा तो मैं पार्टनरशिप से हाथ खींच लूँगा, यानी कि मैं पार्टनरशिप छोड़ दूँगा। ऐसा भी पॉसिबल है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि जब भी कोई पार्टनर जो माइनर था वो मेजर हो जाता है तो उसको मेजर होने के जैसे ही मेजर हुआ तो उसके 6 महीने के अंदर विद इन 6 months ऑफ अटेनिंग द मेजॉरिटी उसको एक पब्लिक अनाउंसमेंट करके ये बताना पड़ता है कि क्या आगे भी वो पार्टनर बने रहना चाहता है या वो पार्टनरशिप से हटना चाहता है। तो दोनों ऑप्शन है ना उसके पास, या तो हाँ कर दे या ना कर दे। मान लीजिए वो अनाउंसमेंट करता ही नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा 6 महीने ख़त्म होते ही कि वो पार्टनर बने रहना चाहता है, ठीक है। अगर तो ऐसा नोटिस दे देता है तो क्लियर हो जाएगी पिक्चर, और अगर नोटिस देता ही नहीं है तो वो उसको ऑटोमेटिकली क्या मान लिया जाएगा, उसको पार्टनर ये मान लिया जाएगा कि वो पार्टनर बने रहना चाहता है। तो अब बात आती है कि जब वो माइनर जो है वो मेजर बन गया और क्या नाम है वो पार्टनर, उस दो बातें हो गई ना, क्या वो पार्टनर की तरह रहना चाहता है या पार्टनरशिप से हटना चाहता है। तो हम दोनों बातों को चेक कर लेंगे। व्हेन ही इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर, अगर वो पार्टनर रहना चाहता है तो भाई अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई पहले से। और कमाल की बात तो ये है कि जिस दिन सिंस द डेट ऑफ हिज एडमिशन टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, जिस दिन वो पार्टनरशिप्स में एंटर हुआ था सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, है ना, स्टार्टिंग में तो वो प्रॉफिट्स के लिए एंटर हुआ था, तो जिस दिन वो एंटर हुआ था बेनिफिट्स के लिए, उस दिन से जो भी लाइबिलिटीज़ फर्म की रही होंगी वो सारी लाइबिलिटीज़ में हिस्सेदारी माइनर की भी हो जाएगी। यानी कि पहले जो भी माइनर जब था उस दौरान जो डील्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे, जब तक तो माइनर था तब तक तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी नहीं, लॉसेस को बियर करता नहीं था वो,
ठीक है ना। मान लीजिए उस दौरान कोई लॉसेस हुए होंगे तो उसने बियर नहीं किए होंगे, लेकिन अगर वो माइनर से मेजर बन गया और उसने पार्टनर बने रहना स्वीकार किया, तो बैक डेट से या जिस डेट पर वो पार्टनरशिप में आया था उस डेट से ऑल डेट्स क्लियर हो रहा है ये, ही विल बी लायबल फॉर ऑल डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द फर्म इनकर्ड सिंस द डेट ऑफ, जिस दिन से वो एंटर हुआ था उस दिन से जितने भी डेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उन सब में उसकी हिस्सेदारी शुरू हो जाएगी। दूसरा, उसका प्रॉफिट वही रहेगा ऑब्वियसली। जो शेयर मान लीजिए वो 1:1 में बांट रहे थे, 3 लोग हैं, 2 मेजर थे 1 माइनर था, अब वो मेजर बन गया, शेयर चेंज नहीं होगा, तब भी 1:1 ही रहेगा। लेकिन दूसरा कह रहा है कि अगर वो माइनर से मेजर बनने के बाद पार्टनरशिप से हटना चाहता है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, हट सकता है, लेकिन उसकी राइट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं जिस दिन उसने पब्लिक नोटिस दिया उससे पहले की तो रहेंगी एज ए माइनर, लेकिन उसके बाद की फिर उसका कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी, कोई अधिकार नहीं रहेगा, बस अपना हिस्सा वो लेगा और अपना चला जाएगा। दूसरा, उसका जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो उन एक्ट्स के लिए लागू नहीं होगा जिस दिन उसने पब्लिक का नोटिस दिया ना, पब्लिक के लिए नोटिस दिया कि मैं पार्टनर नहीं बने रहना चाहता, उस नोटिस के बाद के किसी भी फर्म के एक्ट, डेट या किसी भी चीज़ के लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। ऑब्वियसली ये तो क्लियर कट बात है। और तीसरा, ही विल हैव द राइट टू स्यू द पार्टनर्स, तो अपना जब जा रहा है तो जाते जाते ये भी तो देखेगा ना कि उसका जो हिस्सा है उसको मिला है नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो वो बाकी के पार्टनर पे केस फाइल कर सकता है। ठीक है, ओके। और उसके अलावा एक लास्ट में एक बात और है कि अगर वो मेजर बनने के बाद इस तरीके से शो करता है कि वो पार्टनर है, जबकि मतलब उसने अगर इस तरीके से, जैसे कहते हैं ना पार्टनर बाय एस्टॉपल, तो वही वाली बात होगी, अगर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया थर्ड पार्टी के आगे, उसने अभी ऐसा कुछ नहीं किया लेकिन थर्ड पार्टी के आगे उसने इस तरीके से बिहेव किया कि जैसे वो आज भी पार्टनर है, या तो फिर इसका मतलब तो यही है कि वो शो कर रहा है तो वो पार्टनर बने रहना चाहता है ना, तो वो बाकी पार्टनर की तरह थर्ड पार्टी के प्रति लायबल हो जाएगा, बेशक से उसने पार्टनर ना बने रहना स्वीकार किया हो। हालांकि उसने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी, या फिर पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं की तो ऑटोमेटिकली पार्टनर बन गया, उसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर उसने डिसाइड किया कि मैं पार्टनर नहीं रहूँगा लेकिन थर्ड पार्टी के आगे वो ऐसे शो कर रहा है कि वो पार्टनर है, तो फिर थर्ड पार्टी का तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है ना, तो थर्ड पार्टी के प्रति उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल दूसरे पार्टनर की तरह रहेगी। तो इस वीडियो में आपने चेक किया कि एक तो माइनर की पोजीशन क्या है, दूसरा आप अपना पार्टनर जो है अपना ट्रांसफ़र जो है इंटरेस्ट कर सकता है नहीं कर सकता, और तीसरा जो है पार्टनर्स की टाइप्स क्या हैं। So that's all for this video. Thank you so much. Bye bye and take care.